क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। और इसके दो मॉडिफाइड मेथड भी होते हैं, सिंप्लेक्स मेथड के ही मॉडिफाइड वर्जन जो पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई होंगे, एक बिग एम मेथड और एक टू फेज मेथड। तो ये दोनों मेथड भी देखेंगे। अगर सिंप्लेक्स सही से समझ में आ गया तो बिग एम और टू फेज में कुछ भी नया नहीं है। सिंप्लेक्स को ही टू फेज में 2 बार सिंप्लेक्स लगाना है, बिग एम में एक पर्टिकुलर थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, बाकी पूरा सिंप्लेक्स ही है। तो सिंप्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो समझ में नहीं आएगा तो ना बिग एम समझ में आएगा ना टू फेज आएगा। तो सिंप्लेक्स में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो पूछना भाई। ये कुछ मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को ही सोल्व करेगा, पहले तो ये याद रखना है। प्रॉब्लम शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। z इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, ये मेरे डिसीजन वेरिएबल हैं x1 x2 xn। c1 c2 cn को कोस्ट कोफिशिएंट्स बोला था हमने पीछे, ci's आर कोस्ट कोफिशिएंट्स एंड xi आर these आर डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ रखे हैं। एलपीपी कैसी दिखती है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स जहाँ पे सब में लेस देन इक्वल टू ही होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए गिवन प्रॉब्लम में। अगर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके ऐसा कुछ बना लेंगे हम फर्दर। और एक्साइज ग्रेटर देन जीरो है, डिसीजन वेरिएबल्स ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कैपिटल एक्स आई यूज कर दिया, इधर स्मॉल एक्स आई, ये सारे सेम ही है डिसीजन वेरिएबल्स जो यहाँ पे कैपिटल एक्स आई और कॉन्स्टेंट्स में स्मॉल एक्स आई, मिस प्रिंटिंग है, ऑल आर द सेम वेरिएबल्स। कैपिटल एक्स लिखो सारा या स्मॉल एक्स लिखो। तो उस केस में शुरू करने से पहले पहला स्टेप है सिंप्लेक्स मेथड का कि जो गिवन प्रॉब्लम थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था इक्वलिटी का निशान। तो जो भी मेरा मैक्सिमाइजेशन था और ये लेस देन इक्वल टू b1 थे कॉन्स्टेंट्स, इनमें मैंने ये स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं। ऑल एस आईज आर स्लैक वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल क्यों नहीं कह रहा इनको मैं, बिकॉज ऑल इनइक्वलिटीज वर ऑफ दिस टाइप, लेस देन इक्वल टू टाइप की थी और लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल ऐड करते हैं दैट वेरिएबल इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। तो ये सभी इक्वेशंस लेस देन में थी तो सब में एक एक वेरिएबल नया ऐड कर दिया हमने स्लैक वेरिएबल। और नीचे जो कंडीशन थी एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑल डिसीजन वेरिएबल्स, उधर लिख दिया मैंने ऑल एस आईज आर आल्सो ग्रेटर देन जीरो। और ये डिसीजन वेरिएबल स्लैक वेरिएबल को यहाँ डिसीजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड कर दिया मैंने, 0 टाइम्स s1, 0 टाइम्स s2, 0 टाइम्स sm। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की टोटल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब c1 c2 cn तो कुछ कोफिशिएंट आएंगे जो कि गिवन रहेंगे प्रॉब्लम में, c1 c2 cn तो, और जो स्लैक वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किए उनके कोफिशिएंट 0 ले लिया। अब इनकी वैल्यू अगर जो सॉल्यूशन मेरा आएगा, अभी सॉल्यूशन के लिए मेरे पास टोटल वेरिएबल x1 x2 xn s1 s2 sm, ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेगा सॉल्यूशन। लेकिन s1 s2 sm की वैल्यू कुछ भी रहे, जब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढने जाऊंगा मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सबका कोफिशिएंट 0 है। इसलिए ये नए वेरिएबल का यहाँ ऐड करने से प्रॉब्लम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। यहाँ तक ठीक है भाई। एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए, सभी कॉन्स्टेंट्स लेस देन के, उसमें सभी में एक एक स्लैक वेरिएबल ऐड करके इक्वलिटी बना लेंगे और उन सारे स्लैक वेरिएबल को नीचे लिखूंगा मैं ऑल शुड बी पॉजिटिव और उनको मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दूंगा 0 टाइम्स s1, 0 टाइम्स s। ये हो गया पहला स्टेप। ये तो मेरा अभी तक मैंने सॉल्यूशन की तरफ कोई स्टेप नहीं रखा है, सिर्फ हमने अपनी प्रॉब्लम को रीअरेंज किया है, लिखने का तरीका थोड़ा एडजस्ट किया है। ठीक है, यहाँ तक हुई। अभी मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक ठीक है, चलो तो ये अभी आप बनाएंगे एक टेबल, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। और टेबल को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि सारा न्यूमेरिकल अब इस टेबल में ही होगा। ये टेबल एक्सटेंड होती जाएगी, टेबल में ही न्यूमेरिकल को सोल्व करना है।
तो टेबल को ध्यान से देखना है भाई। अभी अपने वेरिएबल्स थे पहले, सबसे पहले अभी यहाँ से शुरू करेंगे टेबल को बनाना। ये x1 x2 xr s1 s2 sm जितने भी वेरिएबल्स मेरे होंगे वो सारे लिखूंगा मैं यहाँ पे, सारे डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 sn ये सारे लिख लिए। और फिर इसके ऊपर वाला ये वेक्टर, ये ब्रैकेट लिखूंगा भाई। ये क्या है मेरी, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मेरा z, मैक्सिमाइजेशन z, जो कि ये था मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1x1 c2x2 प्लस 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 cnxn। तो ये xn तक चला जाएगा, cnxn प्लस 0s1 0s2 प्लस 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 0sm। तो ये s1 s2 sm तक है, s2 पे रुका हुआ नहीं है। ये जितने भी वेरिएबल थे वहां तक ये टेबल बनानी है, सारे वेरिएबल डिसीजन वाले, सारे सिलेक्ट वेरिएबल, और उनके ये जो कोफिशिएंट थे c1 c2 cm 0 0 ये सब मैंने इसके ऊपर लिखा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं अब बनाऊंगा कोफिशिएंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स में जाके देखूंगा। कॉन्स्टेंट्स देखोगे आप, कॉन्स्टेंट्स में इन डिसीजन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं a11 a12 a1n x1 x2 xn के, तो और s1 s2 sm के 1 है, s1 का 1 है, s2 s3 सबका 0 कोफिशिएंट। सिर्फ पहला कांस्टेंट देख रहा हूं मैं। पहले कांस्टेंट्स में x1 x2 xn के तो हैं कुछ कोफिशिएंट, और s1 का कोफिशिएंट पक्का 1 है, s2 का कोफिशिएंट इसमें 0 s2 है, 0 s3 है, 0 0 0, बाकी सबके 0 है। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी ये अब आएगी मेरी नीचे हुई। ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये सारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये a11 x1 a12 x2 a1n xn 1 s1 और 0 s2 0 s3 बाकी सारे 0 0 0 0 0, जितने भी ये स्लैक वेरिएबल थे एक ही बनाएगा। ऐसे ही जो दूसरा कांस्टेंट, ये सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट लिख दिए यहाँ पे। ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पे थे दीज आर कोफिशिएंट्स फ्रॉम z, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। ये बॉक्स बना हुआ अपना। अब हम बढ़ेंगे इधर की तरफ, ये वाला बॉक्स लिखेंगे पूरा। इधर सीजे लिख लो, दीज आर द कोस्ट, सीजे इज रिप्रेजेंटिंग कोस्ट कोफिशिएंट्स, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट है सीजे। और तो यहाँ तक अपना ऑलरेडी हो रखा है। अब ये वाला बॉक्स लिखेंगे। दिस बॉक्स को लिखना अभी, यहाँ पहला कॉलम होगा इसका बेसिक वेरिएबल्स। हमने जो पहले भी किया था, अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं तो कुछ वेरिएबल को इनिशियली 0 लेके चलते हैं, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा ऐसा कुछ बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल ही फाइंड करना टारगेट है वैसे तो सिंप्लेक्स मेथड का। इनिशियल टेबल में बेसिक वेरिएबल वो वाले वेरिएबल लेके चलने हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होंगे। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में देखोगे आप, तो ये वाले वेक्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे 1, बाकी सब में ये 0 0 रहेगा, अगले में 0 1 0 0, अगला स्लैक वेरिएबल है तो 0 0 1 दिखेगा उसमें, 0 0 1। तो अल्टीमेटली जो स्लैक वेरिएबल होंगे पक्का वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते होंगे। इसके पीछे लॉजिक है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मैं सीधा ये भी कह सकता था कि स्लैक वेरिएबल को इधर लिख लो, सीधे स्लैक वेरिएबल को इधर लिख लो। ऐसा नहीं है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होंगे जो कि पक्का स्लैक ही बनाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। अगले जो 2 मेथड आएंगे, बिग एम मेथड और 2 फेज मेथड, वहां पे सरप्लस वेरिएबल भी आएगा जिसका कोफिशिएंट हम -1 लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो जाती है तो माइनस करते हैं एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका कोफिशिएंट -1 होता है। वो यहाँ बेसिक वेरिएबल का पार्ट नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाते होंगे वो वाले वेरिएबल मैंने बेसिक वेरिएबल मान के चलना है। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर केस में जहां सारे कांस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू के थे और इधर मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड किए तो सबका कोफिशिएंट +1 है, तो ये सारे के सारे वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सारे स्लैक वेरिएबल इधर लिख लिए s1 s2 sn, और जो उनकी कोस्ट है, जो कोस्ट है उनकी, वो सारी कोस्ट यहाँ लिख दी। दिस इज प्रॉफिट यूनिट और कॉस्ट CB, जो
बेसिक वेरिएबल जो माने गए हैं उनकी कॉस्ट। ठीक है, ये बस। और फिर लिखेंगे क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज राइट हैंड साइड ऑफ द डिसीजन, राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स थे अपने इनका ये राइट हैंड साइड जो था, दिस राइट हैंड साइड B1 B2 BM, ये सारा अगला कॉलम में आ जाएगा भाई। क्वांटिटी B1 B2 BN, ये आ जाएगा B1 B2 BN। अब यहाँ पे और एक और ये अब रिप्लेसमेंट रेशियो का बॉक्स बनना है इधर, जिसमें क्या वैल्यूज आएंगी वो जब जरूरत होगी तब बताएंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया क्या? जरूरी है टेबल को समझना। एक बार फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स सारे लाइन में लिखे मैंने, सारे के सारे वेरिएबल लिखे पहले, तो सारे वेरिएबल लिख लूंगा। फिर उसके ऊपर वाला कॉलम में लिखा मैंने कॉस्ट कोफिशिएंट्स, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स थे वो सब लिखे। ठीक है, कॉस्ट कोफिशिएंट्स। शुरू से फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले लिखेंगे ये वाला बॉक्स जो कि मेरे सारे वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल। फिर उसके बाद लिखूंगा ये बॉक्स जो मेरा कोफिशिएंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, कॉस्ट कोफिशिएंट्स, ये लिखूंगा उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स लिखेंगे इधर, दीज आर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन कॉन्स्टेंट्स, ये वाला डाल दूंगा मैं। उसके बाद ये तीन कॉलम आएंगे, बेसिक वेरिएबल, प्रॉफिट और क्वांटिटी। बेसिक वेरिएबल में वो वाले वेरिएबल आएंगे जो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होंगे। इस केस में सिंप्लेक्स मेथड में ऑलवेज स्लैक वेरिएबल सारे इधर आ जाएंगे, सारे स्लैक वेरिएबल, उनकी जो कॉस्ट है वो इधर कॉस्ट आ जाएगी। जो राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स था वो इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। इतना काम कर लिया हमने। अब आगे मेथड देखते हैं, आगे अब मेरा प्रोसीजर शुरू होगा। क्या कर रहा है वो प्रोसीजर, वो साथ के साथ देखते जाएंगे क्या कर रहा है। अभी एक बार तुम देखते जाओ कि प्रोसीजर करना क्या है, बाद में सोचेंगे ऐसा करने से क्या मिला, वो बाद का काम है। अभी लिखूंगा मैं ZJ, ये नीचे वाली कैलकुलेशन, दिस ZJ इज जो मेरी कॉस्ट मैट्रिक्स है। कॉस्ट मैट्रिक्स का, एक मिनट भाई, तुम में से ही किसी का फोन आ रहा है, सुन लेता हूँ। हेलो, प्रॉफिट और यूनिट, इस कॉलम का, इस कॉलम का, और ये कोफिशिएंट्स जो थे इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 टाइम्स A11, 0 टाइम्स A21, ये कैलकुलेट करूंगा मैं, और ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, किस किस कॉलम का डॉट प्रोडक्ट है? दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ CB एंड XI, CB और XI का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस CB का इसी कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ प्रोडक्ट इधर डॉट प्रोडक्ट करके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके जोड़ता जाऊंगा, अगले के साथ ऐसे ही करके इधर, और फिर इनके साथ जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इधर 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 लिखता गया। क्लियर है ये बात? अभी एग्जांपल में करेंगे तब दिख भी जाएगा। चलो इसका, और ये ऑलवेज, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट इनिशियल टेबल में ये वाला कॉलम जो CB वाला कॉलम है ये 0 है पूरा, क्योंकि स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हमने डिसीजन वेरिएबल में 0 लिए थे सारे, यहाँ पे सारे 0 लिए थे, तो ये पूरा 0 है। तो फर्स्ट केस में तो दिस ZJ इज आल्सो 0, ये 0 ही आएगा। 0 टाइम्स दिस, 0 टाइम्स दिस, 0 टाइम्स दिस करता चलूंगा, ये सारे 0 0 0 0 आएंगे इनिशियल पहली टेबल में। तो अदरवाइज इनको कैलकुलेट करने का तरीका इस कॉलम का और इन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करना है। जब ये वैल्यूज 0 से अलग हो जाएंगे अगले स्टेप पे, तब ZJ को मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद लिखूंगा मैं CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, दिस CJ माइनस ZJ इज, ZJ तो ये कैलकुलेट किया है, और CJ ये वाला पहला सबसे ऊपर रो थी, जो पहली रो CJ, तो ये कॉस्ट कोफिशिएंट्स में से ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको घटा दोगे। ठीक है, यहाँ पे इस डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे घटा घटा के लिख देंगे। ये मेरा एक आधा स्टेप हुआ है, अभी आधा स्टेप हुआ है ये। इसके बाद क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद, ठीक है, ये इनिशियल टेबल समझ में आ गई भाई, और ZJ कैलकुलेट करना है CB और XJ का प्रोडक्ट करके। CJ माइनस ZJ जो ऊपर वाले कोफिशिएंट है, दिस माइनस ये वाला घटा के इधर मैं CJ माइनस ZJ करूंगा। अब यहां से हम डिसाइड करेंगे कि जो सॉल्यूशन यहाँ रखा है मेरा, दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इधर लिखा रहेगा कि दीज आर द बेसिक वेरिएबल्स और ये उनकी वैल्यू है। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू, ये सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है, हर स्टेप पे अब ये चेक करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। अब वो ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या है वो हम सीधा न्यूमेरिकल में ही देखते हैं, न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा ये ऐसे बताना।
जिससे कि आप पुरानी चीजों को भूल जाओगे। जब तक नंबर नहीं दिखते रहेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमाइज 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू दीज टू कॉन्स्टेंट्स, जहां पे दोनों में लेस देन का निशान है, ये ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छा है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब इक्वलिटी बनाने के लिए मैं उधर एक स्लैक वेरिएबल और दूसरा एक और स्लैक वेरिएबल इसमें s1 और इसमें s2 ऐड करूंगा, सो दैट इक्वलिटी हो जाए। और उन्हीं स्लैक वेरिएबल्स को 0 टाइम्स s1 और 0 टाइम्स s2 करके इसमें ऐड कर दूंगा। ये ऐड कर दिया मैंने। पहला स्टेप क्लियर है भाई। और सारे वेरिएबल्स को ग्रेटर देन 0 करके लिख दूंगा ये ऑल दीज आर। किसी का माइक ऑन है पर माइक का ध्यान करो। आशीष कुंडू, ओ सॉरी, अरे वो मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया भाई। एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को, फिर पूछो। अभी मुझे लगा कि आप अपनी बातें कर रहे हो। हाँ बोलो, क्या कह रहे स्लैक वेरिएबल? एक स्लैक वेरिएबल हर कांस्टेंट में ऐड होगा। ठीक है, एक एक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल क्या होता था, जो लेस देन इक्वल टू सिंबल है उसको इक्वलिटी कैसे बनाया जाए। अब लेस देन इक्वल टू में पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉलर, दिस साइड इज स्मॉलर देन दिस। तो इक्वलिटी के लिए इधर ही कुछ ऐड करना पड़ेगा सो दैट इक्वलिटी बन जाए। तो एक स्लैक वेरिएबल एक कांस्टेंट में, दूसरा स्लैक वेरिएबल दूसरे कांस्टेंट में, सो दैट इक्वलिटी बन जाए। तो इसलिए एक एक वेरिएबल, जितने कांस्टेंट्स हैं उतने वेरिएबल ऐड होते जाएंगे। अगर प्रॉब्लम में सारे लेस देन के सिंबल थे, अगर एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू का कांस्टेंट था तो सिंपलेक्स मेथड नहीं लगेगा। सिंपलेक्स मेथड में पहले ही हमने देखा था कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, सारे कांस्टेंट लेस देन हो, तब सिंपलेक्स मेथड लगाऊंगा और उस केस में स्लैक वेरिएबल ऐड करूंगा। अब टेबल को देखते हैं भाई जल्दी से। टेबल जब देखूंगा तो इसमें मेरे वेरिएबल हो गए x1 x2 s1 s2, ये चारों लिखे मैंने, x1 x2 s1 s2। और z फंक्शन में जो कोफिशिएंट थे 3 2 0 0, वो ये लिखे 3 2 0 0, इसको सीजे बोल दिया। उसके बाद ये कोफिशिएंट है इधर 1 1 1 0, 1 1 1 0, ये कोफिशिएंट। दूसरा कांस्टेंट में 1 है, -1 है, 0 है s1 का कोफिशिएंट और s2 का 1 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है, 1 1 -1 0 एंड 1। ठीक है भाई, दूसरे कांस्टेंट के कोफिशिएंट, इस कांस्टेंट के कोफिशिएंट है मेरे 1 -1, s1 का 0 और s2 का 1, उसी ऑर्डर में लिखना है। तो 1 -1 0 1 ये मेरा यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हमने क्या किया था, ये तीनों कॉलम बनाएंगे बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल वो लेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा होगा। अब यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स s1 s2 से बन रही है। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। s1 s2 को मैंने बेसिक वेरिएबल लिया, उनकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट लिख ली c1 0 0। क्वांटिटी इज राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स में 4 और 2 लिखा है, 4 और 2। तो उस 4 और 2 को मैंने उठा के कौन इसमें डाल दिया, क्वांटिटी के कॉलम में। क्वांटिटी में 4 और 2 को, यहां तक ठीक है भाई। इनिशियल टेबल मेरे ख्याल सबके समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं जेड जे वाज इस सीबी का और इनका प्रोडक्ट। 0 का प्रोडक्ट करूंगा 1 के साथ, इस 0 का इस 1 के साथ, और ऐड करूंगा तो 0 आएगा। पहले केस में सारे 0 ही आएंगे, 0 0 0, क्योंकि दिस इज 0, वो सब के साथ 0 ही आंसर दे देगा। एंड सीजे माइनस जेड जे, फिर 3 -0 3, वो एज इट इज, क्योंकि जेड जे 0 है फर्स्ट स्टेप में, तो 3 2 0 0 ही बन जाएगा। यहाँ तक का काम किया है हमने। अब यहां से हम कह रहे हैं कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाऊंगा मैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर ये, इसको डेल्टा जे भी बोलते हैं भाई, इसको डेल्टा जे इज सीजे माइनस जेड जे, इसको डेल्टा जे भी लिखते हैं। अगर ये डेल्टा जे की जो वैल्यूज आई हैं, सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू आई है, अगर सारी की सारी वैल्यूज, अगर डेल्टा जे मेरा नेगेटिव या 0 आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए सारे सारे, तब मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। जो भी सॉल्यूशन मिला हुआ इस टाइम पे, दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, S1 S2 आर द की वैल्यूज, जो यहाँ पे वैल्यू आ गई ये वाली, सॉरी ये नहीं, दिस वैल्यू, दिस एंड दिस वैल्यू। S1 इज इक्वल टू 4 एंड S2 इज इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यूज, दीज आर द, दिस इज द सॉल्यूशन। बाकी के वेरिएबल सीधे 0। कब, जब मेरा डेल्टा जे सारे नेगेटिव आ रखे हों, इन द केस व्हेन डेल्टा जे इज नेगेटिव। पर इस केस में अभी दिख रहा है कि डेल्टा जे आर नॉट नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, पॉजिटिव भी है।
एक भी पॉजिटिव है तो ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई है। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि कहाँ पे रुकना है। जब ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे डेल्टा जे, तब रुक जाना हमने, तब सॉल्यूशन मिल चुका होगा। सॉल्यूशन क्या आया है वो उसी टाइम पे देखेंगे, अभी तक ऑप्टिमलिटी कंडीशन अचीव नहीं हुई है। तो इस केस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हम आइडेंटिफाई करेंगे लार्जेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे 3 इज द लार्जेस्ट वन, 3 इज द लार्जेस्ट वन। इस 3 वाला जो कॉलम है जिस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 वेरिएबल को, ठीक है। 3 वाला कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग x1 वेरिएबल। तो x1 वेरिएबल यहां से हम ऐसे लिखेंगे कि x1 वेरिएबल इज माय इनकमिंग वेरिएबल। जो सबसे लार्जेस्ट था उसमें जो वेरिएबल है x1, दिस x1 इज इनकमिंग वेरिएबल। ये आने वाला है, कहां पे आने वाला है, ये बेसिक वेरिएबल्स की लिस्ट में आने वाला है। इनकमिंग बेसिक वेरिएबल है ये, क्योंकि बेसिक वेरिएबल 2 ही रखने हैं, 2 इक्वेशन है मेरे कॉन्स्टेंट्स वाली, तो 2 ही वेरिएबल बेसिक रहेंगे, बाकी के 2 नॉन बेसिक वेरिएबल रहेंगे, 2 या 3 जितने भी बाकी के वेरिएबल बच गए सारे। तो ये इनमें से एक जब इनकमिंग आ जाएगा तो एक को एग्जिट कराना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, ऑलवेज रहेंगे टेबल में 2 वेरिएबल बेसिक वेरिएबल, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उतने वेरिएबल रहेंगे बेसिक। कल को 3 कॉन्स्टेंट की प्रॉब्लम आ गई तो 3 वेरिएबल दिखेंगे यहाँ पे, उनमें से एक एंट्री करेगा, ये पता चलेगा एंट्री वाला वेरिएबल होगा, इनकमिंग वेरिएबल होगा या एंट्री वेरिएबल जिसमें लार्जेस्ट डेल्टा जे है। और एग्जिट जो करेगा उसके लिए यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो। रिप्लेसमेंट रेशियो जो रिप्लेसमेंट का बताएगा किसको रिप्लेस करूं इस x1 की जगह, x1 को डालने के लिए किसको निकाल दें, वो निकलता है मेरा क्वांटिटी। दिस रिप्लेसमेंट रेशियो इज क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है मेरी 4 और 2, इनकमिंग वेरिएबल में ये वैल्यूज है 1 और 1, 4/4/1 इस कॉलम के लिए, इस रो के लिए, और इसके लिए 2/1। इन दोनों रेशियोज में से दिस इज द रिप्लेसमेंट रेशियो, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनकमिंग वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। इनमें से जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही कंसीडर करने, अगर कल को यहाँ पे -1 होता तो इसको मैं कंसीडर ही नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव वाले रिप्लेसमेंट रेशियो कंसीडर करने। एक तो ये बात ध्यान रखनी है भाई, सिर्फ पॉजिटिव वाले रिप्लेसमेंट रेशियोज, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दिस 1 and 1 बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस रेशियो 4/2 और 2/1, 4 और 2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। तो दोनों में जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ पॉजिटिव रेशियोज जो होगा, इस केस में ये मिनिमम है। सो दिस इज एग्जिट वेरिएबल, इसको एग्जिट करा देंगे, ये बाहर निकल जाएगा, दिस इज एग्जिट वेरिएबल। तो लिख लूंगा मैं S2 इज एग्जिट वेरिएबल। अभी ये पता चला है जो सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव था दैट वेरिएबल इज इनकमिंग वेरिएबल, और उस इनकमिंग वाले वेरिएबल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनकमिंग वेरिएबल का रिप्लेसमेंट रेशियो बनाया, उसमें जो मिनिमम था वो मैंने एग्जिट करवा दिया, दिस इज एग्जिट वेरिएबल। अभी इनकमिंग और एग्जिट वेरिएबल क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस सर। इतने के बाद अब आगे भी काम होना है, दूसरी टेबल बनाने से पहले और क्या काम करना है, जो इनकमिंग वेरिएबल और एग्जिट वेरिएबल का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इनकमिंग और एग्जिट वेरिएबल का, अभी जैसे इनकमिंग x1 है और एग्जिट s2 है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट s2 का और x1 का इंटरसेक्शन पॉइंट। इस वेरिएबल को बोलते हैं पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट इसको बनाना होता है 1। अगर ये तो बाय चांस ऑलरेडी 1 है, अगर ये 1 नहीं होता, इधर होता 4, तो मैं इस रो को, इसको सीबी को नहीं छेड़ना है, सिर्फ क्वांटिटी इस ब्लॉक में चेंजेस करने हैं। अब मुझे इस ब्लॉक में चेंजेस करने हैं, यहाँ पर 1 बनाना। अगर 4 होता तो सबको 4 से डिवाइड कर देता मैं इस पूरे रो को, ठीक है। इन केस इफ दिस इज नॉट 1, जितनी भी वैल्यू है उसी से डिवाइड कर देंगे इस पूरी रो को। पूरी रो को नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सीबी को नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। तो जो इनिशियली 0 नहीं सीबी की वैल्यू लेनी है हमने जो ऊपर से यहां से देख के, दिस इज द सीजे। जो भी बेसिक वेरिएबल्स बन जाएंगे, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है,
उसके जो कोफिशिएंट इधर ऊपर लिखे हैं वो वाली वैल्यूज लेनी है। कल को जब x1 इधर आएगा, ये s2 तो निकलेगा, अभी x1 आएगा तो x1 के ऊपर है 3, तो ये वाली वैल्यू 3 से रिप्लेस हो जाएगी। अब वहां तक पहुंचने तो दो, ये भी इनकमिंग कराएंगे, लेकिन इनकमिंग कराने से पहले, ये x1 इधर डालने से पहले, कॉस्ट लिखने से पहले, इनिशियल में तो क्योंकि स्लैक वेरिएबल यहाँ बेसिक बन रहे हैं और स्लैक वेरिएबल के ऊपर 0 है, ये वाली वैल्यू लिखनी है हमने। ठीक है, ये मत याद रखो कि ये 0 लिखना है, हमने लिखना है जो सी, ये एक्स इन वेरिएबल्स के ऊपर जो कोस्ट कोफिशिएंट्स जो थे वो लिखने हैं। कोस्ट कोफिशिएंट स्लैक के लिए ऑलरेडी 0 तो 0 लिखेंगे, जब नॉन स्लैक आएंगे उनके कुछ वैल्यूज होंगे, 3 या 2 होगी तो 3 और 2 भी आएगी इधर। ठीक है, तो 0 याद नहीं रखना, हमको याद रखना है कि कोस्ट कोफिशिएंट ये वाली वैल्यूज डालनी है उधर। जो भी बेसिक वेरिएबल इधर आया होगा S1 S2 है तो उसके ऊपर वाला, x1 जब आ जाएगा तो x1 की जो कोस्ट है वो 3 डालूंगा इधर। लेकिन उससे पहले जो मैं बता रहा था कि इंटरसेक्शन इज पिवोट एलिमेंट, इस पिवोट एलिमेंट को बनाना है 1। अगर ये नॉट 1 होगा तो इस बॉक्स में, अब यहाँ पे गलती ये कर देते हो कई बार कि इस बॉक्स को तुम पूरा ले लेते हैं, इस 4 को डिवाइड करते टाइम यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये याद रखना है कि हमने सिर्फ क्वांटिटी एंड एक्स आई कोफिशिएंट्स में ही करना है अगर फर्दर कैलकुलेशन। इस यहाँ पे 1 बनाना है और इस कॉलम में बाकी जो भी बच गया, एक ही बच गया ये वाला, इसको 0 बनाना है। इसको 1 बनाना है किसी से सुफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड करके। ठीक है, यहाँ जितनी भी होता, 4 होता तो 4 से कर देते, 2 होता तो 2 से डिवाइड कर देते। और अब इस R1 रो को और R2 रो को यूज करके बाकी की सारी वैल्यूज को 0 बनाना उस कॉलम में। अब यहाँ पे तो 2 ही रो हैं, तो मैं क्या ऑपरेशन लगा लूंगा, जैसे इसको 0 बनाना रहे तो मैं लगा सकता हूँ कि R1 बन जाए मेरा R1 माइनस R2, क्योंकि ये दोनों 1 1 है, बोथ ऑफ दीज आर 1 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 करूंगा तो ये 0, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं लगा लेता R1 माइनस 2R2, जब यहाँ पे 1 बन जाएगा तो 2R2 कर देता। तो ये पूरा इसी बॉक्स में, तो 4 माइनस, तो अभी इस केस में R1 माइनस R2 किया है, R1 माइनस R2 की ही कैलकुलेशन करते हैं। R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, ये 1 माइनस माइनस 1 2 बन जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर है भैया, इसको 1 बनाना था, यहाँ 0 करना था। उस काम के लिए इस बॉक्स में और भी जो जो चेंजेस हुए वो चेंजेस कर लिए। अब मेरा ये बाकी रिप्लेसमेंट रेशियो ये सब खत्म हो गए। अब मेरा इंटरेस्ट हो गया, इस S2 को हटा दूंगा, x1 को इधर ले आऊंगा अब, और इसकी जो कॉस्ट थी 3, ये 3 इधर लिख दूंगा। सो दिस इज द सेकंड टेबल, उस जिसमें फिर से मुझे जेड जे और डेल्टा जे कैलकुलेट करूंगा मैं, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई हैं, अब मेरे बेसिक वेरिएबल चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्या किया हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या है। जेड जे कैलकुलेट किया, डेल्टा जे कैलकुलेट किया था पिछले स्टेप में। डेल्टा जे में जो सब अगर सारे नेगेटिव आ जाते, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाते, तो वहीं स्टॉप करना था, क्योंकि कम से कम एक पॉजिटिव है, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, वो वाला वेरिएबल को इनकमिंग वेरिएबल मानूंगा अगले स्टेप के लिए, इनकमिंग वेरिएबल नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट टेबल के लिए। और फिर रिप्लेसमेंट रेशियो निकालूंगा, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कोस्ट कोफिशिएंट्स ऑफ दैट इनकमिंग वेरिएबल। जो पॉजिटिव वाली जो रेशियोज होंगे उनमें जो मिनिमम है उसको एग्जिट वेरिएबल मान लूंगा, ये एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट और इनकमिंग का जो इंटरसेक्शन होगा उसको 1 बनाना है। उस कॉलम में बाकी जो भी कुछ है उस सबको 0 बनाना है, 0। उसको 1 और 0 बनाने के लिए कुछ रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, वो इस ब्लॉक में लगाने हैं, बस क्वांटिटी एंड कोफिशिएंट वाले ब्लॉक में लगाने हैं वो ऑपरेशन। ठीक है, सीबी को नहीं छेड़ना उस काम में। R1, ठीक है, R2 में लगा, जैसे ये R2 बना देते हैं, मैं R2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है, अब की बार तो 1 है तो R2 ही रहने दिया, अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करता इस पूरे को, फिर ऊपर वाले को 0 करता, जो भी, वो तो मैंने मैट्रिक्स मेथड में हमने बहुत किए हुए हैं, डिटर्मिनेंट को छोटा करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन R1, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। तो ये बस टारगेट क्या है कि इस पिवोट एलिमेंट को 1 करना है, बाकी उस कॉलम में सब कुछ 0 करना है। जब ऐसा हो जाएगा तो x1 को इधर डाल दो और x1 की कॉस्ट को इधर डाल दो, इतना करके अब अगली टेबल। अब ये याद रखो यहाँ पे क्या बनाया था, ये 4 माइनस 2 किया था तो 2 बना था, 2 0 2 1 माइनस 1, ये करके मेरी अगली टेबल बनी होगी। उस टेबल को देखते हैं। अभी ये बीच का सारा मैंने छोड़ दिया,
ठीक है, इसने ये कैलकुलेट किया, ये 3 इसका लार्जेस्ट आ गया, इसको ये इनकमिंग वेरिएबल लेगा। इसने एक एक स्टेप में बना रखा लंबा चौड़ा काम, आपको मैं ये सब समझा चुका हूँ। अब इसको 1 बनाया, जैसे इसको इनकमिंग लिया तो इसको 1 बना लिया, इसको पिवोट एलिमेंट या की एलिमेंट बोला, इसको 1 करना है और बाकी सबको 0 करना है, वो वाला काम करेगा। इससे पता चला कि x1 इज इनकमिंग वेरिएबल। अब एग्जिट वेरिएबल पहले रिप्लेसमेंट रेशियो निकाला इसने, ये 2 वाला मिनिमम आ गया, तो ये आउट गोइंग वेरिएबल लिख दिया, दिस इज आउट गोइंग वेरिएबल देन। ठीक है, ये आउट गोइंग वेरिएबल है, आउट गोइंग वेरिएबल है तो इसको 1 और 0 और करेगा अभी, तब x1 को डाल लेगा। उसने रो ऑपरेशन लगाए, अभी नहीं हुआ है, ये रो ऑपरेशन ऑपरेशन लगा के जो हमारा ये आ गया था 2 0 2 1 -1, जो भी रो ऑपरेशन लगने थे, उसके बाद टेबल ये बन गई अपनी, दैट 2 इसको 0 बना लिया, 2 1 1 ये सब, ये जी x1 इधर आ गया, 0 और 3 इसकी जो कॉस्ट थी ये 3 इधर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक का हमने कर लिया। फिर से वही काम करेंगे, क्या था पहला काम कि जेड जे कैलकुलेट करूंगा। जेड जे वाज एक किसका, कॉस्ट का और इनका प्रोडक्ट, 0 का 0 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 आ गया, 0 वाला तो 0 ही रहेगा, इसका -3 0, 3 का 1 के साथ 3, ऐसे करके आ गया। ठीक है, दिस इज सीबी और एक्सआई का प्रोडक्ट। अब देखो क्या सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए? नहीं, सारे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। अच्छा, इसको नहीं देखना, सॉरी, इसको नहीं देखना, अभी डेल्टा जे और कैलकुलेट करना है। दैट डेल्टा जे इज सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, ये जो जेड जे निकला था इसको इस सी जे में से और घटाना है। 3 - 3 इज 0, जो इनकमिंग हुआ था वेरिएबल उसका पक्का 0 आएगा इस बार। यहाँ पे जो इनकमिंग वेरिएबल था उसका डेल्टा जे 0 ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। अभी पिछले स्टेप में मुझे पता चल गया कुछ गड़बड़ रहेगी, यहाँ पे हमेशा 0 आना चाहिए था इनकमिंग वाला वेरिएबल। तो ये सी जे माइनस जेड जे, 3 - 3 0, 2 - -3 इज 5, 2 - -3 0 इज 0 एंड 0 - 3 इज -3। अभी इसको मैं देखूंगा क्या डेल्टा जे मेरा लेस देन इक्वल टू 0 आ गया सारा है, यहाँ पे ठीक है, इधर भी ठीक है, ये एक पोजीशन पे गड़बड़ है। तो दिस पोजीशन इज दिस टाइम, अगर नेक्स्ट स्टेप के लिए इनकमिंग वेरिएबल बन जाएगा x2, दिस इज इनकमिंग। और एग्जिट कैसे निकालेंगे यहीं पे बता दो, अब एक अगला स्टेप भी रिवाइज हो जाएगा। अभी ये पता चल गया मुझे कि दिस सेकंड वाला इनकमिंग है, देन हाउ टू कैलकुलेट एग्जिट वेरिएबल। रिप्लेसमेंट रेशियो निकालना पड़ेगा, किस किस का रेशियो, दैट इज क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनकमिंग वेरिएबल की पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। रिप्लेसमेंट रेशियो इज देन 2/2 एंड 2/-1, जो कि 2/-1 -2 आ गया और ये 1 आ गया। लेकिन मुझे नेगेटिव वाले कंसीडर नहीं करने, ओनली पॉजिटिव्स में जो सबसे छोटा है उसको एग्जिट वेरिएबल, यानी कि S1 इज द एग्जिट वेरिएबल। और इंटरसेक्शन क्या बनेगा अब दोनों का, इनकमिंग और एग्जिट वेरिएबल का इंटरसेक्शन। अब रिप्लेसमेंट रेशियो का काम खत्म हो गया, उससे पता चल गया मुझे कि एग्जिट वेरिएबल क्या है। अब मैं देखूंगा इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस। अब इसको मुझे बनाना है 1 और इस कॉलम में बाकी सबको बनाना है 0, तो मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R1 बन जाए मेरा R1 डिवाइडेड बाई 2, इन सबको 2 से डिवाइड करूंगा, दिस बाई 2 दिस बाई 2 दिस बाई 2 दिस बाई 2 दिस बाई 2। अब 2 से डिवाइड करने पर ये 1 बन गया और ये भी 1 बन गया है, दिस इज आल्सो 1, 2/2 इज 1, ये 0 ही रहा, दिस इज 0, 0/2, ये 1/2 और -1/2, ठीक है। अब इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 1 बन गया है, अब तो ऐड कर दें सीधा, 1 और -1 ऐड करते 0 हो जाएगा, यानी कि R2 बन जाए मेरा R1 + R2। अब जोड़ूंगा तो 1 और 2 3 इधर हो जाएगा, 0 और 1 1 इधर, 0 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया और इसको जोड़ने पर 1/2 ही इधर आ गया। तो नई जो बनेगी दैट इज 3 1 0 1/2 1/2 इधर 1 0। ठीक है, तो और ये एग्जिट करा देंगे अगले में, x2 वाज इनकमिंग, इधर x2 कर दूंगा और x2 की जो कॉस्ट है 2, इसको 2 इधर ले आऊंगा। तो ये दिस इज द नेक्स्ट टेबल। अब क्या है, इसको 1 बनाने के लिए कह रहे हो क्या आप? इसको 1 बनाने के लिए आप R1 को R1 + R2 कर दो, ये कह रहे हो?
ऐसे नहीं करना भाई। जिसको 1 बनाना है उसमें तो डिवाइड ही करके बनाना, और जब वो 1 बन जाए तो दूसरे को 0 करने के लिए आप ये प्लस वाला ऑपरेशन लगाओगे, कुछ प्लस करोगे, 2 टाइम करोगे, माइनस करोगे, जो भी करोगे, जिससे कि ये वाला कॉलम में बाकी सारे 0 बन जाए। यही करना, ठीक है। अदरवाइज R1 प्लस R2 करके इसको 1 कर दिया तो अलग आ जाएंगे वैल्यू फिर, ठीक है। तो ये 0 और ये x2 और ये 2, अब ये दूसरा स्टेप ऐसे ही कंप्लीट कर लिया हमने। तो ऐसे ही अब स्टेप चलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे, जब तक कि सारे मेरे नेगेटिव ना आ जाएं। तो छोड़ दें सिंपलेक्स मेथड को ऐसे करके। जैसे अगले में ये 2 आ गया, इनकमिंग 5 आ गया, इसको पता चला 5 वाले से ये 1 बनाया, इसको 0 बनाएगा अभी अगले स्टेप पे। 2 से डिवाइड किया इसने, ये 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 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 0 था, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, 2/2 1 बन गया। अब नीचे वाले को ये 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगा रहा है, ये 3 1, ये सब ऑपरेशन लगाए इसने। तो अल्टीमेटली ये घुमा फिरा के क्या बन गए, खत्म हो गया क्या। रुको रुको रुको, ज्यादा तेज चले गए फिर हम। हाँ, ये इसने कर लिया, ये 1 0, इस कॉलम में x2 वाले कॉलम में ये 1 बन गया और ये 0 बन गया। ये जो भी चेंजेस आने थे वो चेंजेस लिख लिए कर करके सारे। तो ये वाला मेरा इस केस में फिर से कैलकुलेट किया, ये जेड जे जो कि मेरा दिस मल्टीप्लाई विद एक्स जेज था। 3 आ गया, 2 आ गया, इधर 5/2 आ गया, इधर 1/2 आ गया। सी जे माइनस जेड जे किया, दिस माइनस दिस वैल्यू 0 0 -5/2 -1/2। तो ऑल आर लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, सारी लेस देन इक्वल टू 0 आ गई। अब सारी लेस देन आ गई तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हो गया। एंड दैट सॉल्यूशन इज x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। x2 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू 3। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वाली वैल्यूज ले जाके पुट कर दो बेशक, ठीक है। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ले जाके पुट कर दो, चाहे यहीं से निकालना हो तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, सिर्फ सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 का 1 के साथ प्लस 3 का 3 के साथ प्रोडक्ट करके ऐड कर दो। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ये डिसीजन वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है और ये उनकी कॉस्ट है। नहीं, ये तो सॉरी, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने लास्ट टाइम पे अभी। दैट ये डिसीजन वेरिएबल्स तो मेरे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ये उनकी कॉस्ट कोफिशिएंट है, 3 और 2 जो ऊपर से लाके लिखे हैं, 3 और 2। और x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 3 इज माई फाइनल सॉल्यूशन। x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 1, इसको मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा, जहाँ पे x1 का कोफिशिएंट मेरा x1 का कोफिशिएंट 3 था, x2 का कोफिशिएंट 2 था, ऐसे था 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो x1 की वैल्यू 3, तो क्वांटिटी आई है 9 प्लस x2 की वैल्यू 1, x2 इज 1, 9 प्लस 2 11 इज माई फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है भाई। या फिर तुम यहाँ से बस ये याद रखो कि x1 x2 की वैल्यूज मेरी क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी इज माय फाइनल आंसर। ये x2 इज दिस, x1 इज दिस। कर लेंगे अब भाई, किसी को Yes. कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। सिर्फ मैक्सिमाइजेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्या आ सकती हैं, जो कि अभी आपने सोचा नहीं, पर मैं बताता हूँ क्या आएंगे आपको प्रॉब्लम। इसमें दो और तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो ऑप्टिमल आ गया सॉल्यूशन, और दो सॉल्यूशन और हो सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, या हो सकता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाए। वो केसेस कब होंगे, जब ये रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने जाऊंगा, अगर ये सारे के सारे नेगेटिव ही आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही -2 आता मेरा, यहाँ -1 होता, तो रेशियो कुछ भी कर लूँ दोनों ही नेगेटिव, एग्जिट वाले का पता ही नहीं चलेगा किसको एग्जिट करूँ, दोनों नेगेटिव आ गए। इन दैट केस हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन मेरा अनबाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, ये किस केस में क्या बोलेंगे वो यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लिखा है इसने, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट दिख रहा है सबको भाई। दैट अगर डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, पूरे का पूरा कॉलम लेस देन इक्वल टू 0, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया मुझे।
और उस केस में अगर स्ट्रिक्टली लेस आ गया, स्ट्रिक्टली लेस, ये वाला कंडीशन पढ़ो दूसरा, स्ट्रिक्टली लेस आए हैं सारे के सारे, जो लास्ट वाला कॉलम डेल्टा जे, जो कि सी जे माइनस जेड जे करके लिख रहे थे हम, डेल्टा जे सी जे माइनस जेड जे, अगर वो सारे के सारे स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर किसी एक भी नॉन बेसिक वेरिएबल जीरो के इक्वल आ जाए तब मेरा अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये क्या कह रहा है भाई यहाँ पे कि जो ये सी जे माइनस जेड जे निकाल लेते हमने, ये वाली वैल्यू जो निकाली थी, अगर ये सारी लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई तो मैं कहूंगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल गया। और सारी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आ गई, कुछ तो जीरो ही रहेंगे इसमें, जो नॉन बेसिक होंगे, ठीक है, नॉन बेसिक कौन से होंगे, जो बेसिक वेरिएबल तो इधर आ गए मेरे, ठीक है, जो इधर लिखे होंगे 2000 बेसिक वेरिएबल, उनके अलावा जो वेरिएबल्स हैं उनकी यहाँ वाली डेल्टा जे वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो मिल गई सारी तो कहूंगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे किसी में नॉन बेसिक में जीरो मिल गया, अब जैसे इसी यही टेबल मान लिया मेरी फाइनल टेबल होती है, यहाँ पे -5 है मान लो, एक बार ऐसे ही मान लेते -5 है, तो मुझे लेस देन इक्वल टू जीरो तो मिल गई, तो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब मैं देखूंगा डिसीजन वेरिएबल क्या है, सॉरी बेसिक वेरिएबल है मेरा S1 और X1। अब S1 को कुछ नहीं देखना, X1 को कुछ नहीं देखना, मुझे देखना नॉन बेसिक वेरिएबल्स। इन नॉन बेसिक वेरिएबल्स में एक तो -5 है और दूसरा नॉन बेसिक वेरिएबल भी -3 है, दोनों ही स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, तो बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर इनमें से कोई एक जीरो भी होता तो फिर बोलता कि अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है ये, बट दिस इज नॉट यूनिक। दूसरी वैल्यूज भी मिल जाएंगी, x1 या x2 जो भी वेरिएबल्स थे, कोई और वैल्यूज जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम ही वैल्यू दे रहा होगा। क्लियर है भाई ये नॉन बेसिक वेरिएबल वाली बात। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल कोई जीरो है तो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ से तो ये पता चल रहा है सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक होगा या और ज्यादा होंगे लेस देन इक्वल टू जीरो के केस में। की वैल्यू देखनी है, अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक भी नॉन बेसिक वेरिएबल की डेल्टा जे वैल्यू जीरो आ जाए तो अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलेगा। अल्टरनेट कैसे फाइंड करेंगे, उनमें से अल्टरनेट कैसे फाइंड करूंगा फिर, अगर दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना हो, अगर ये जीरो होता तो नॉन बेसिक वेरिएबल मेरा जीरो आ गया तो इसको मैं इनकमिंग वेरिएबल मान लूंगा अगले स्टेप में। एक सॉल्यूशन तो मिल गया ऑलरेडी, दैट S1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2, दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर दूसरे सॉल्यूशन में भी इंटरेस्टेड हो तो वो वाला नॉन बेसिक वेरिएबल जिसकी वैल्यू जीरो है उसको इनकमिंग वेरिएबल बना दो और फिर से अगला स्टेप चलने दो, रिप्लेसमेंट रेशियो निकाल लो और अगला काम चलने दो। तो नए वेरिएबल आ जाएंगे, ये वाला वेरिएबल अब की बार इन कर जाएगा, कोई एक एग्जिट कर जाएगा, तो नया सेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ भाई, कब नॉट सॉल्यूशन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, अगर एक भी डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो ऑप्टिमलिटी नहीं मिली है, नॉट ऑप्टिमल, और फर्दर मूव करना पड़ेगा। अनबाउंडेड कब होगा, जब ये सारे के सारे नेगेटिव आ जाएं, रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे, उस कॉलम में सारे एलिमेंट नेगेटिव हों तो ऑब्वियस रिप्लेसमेंट रेशियो भी सारा नेगेटिव आ जाएगा, उसी को डिवीजन में लेना था मुझे, तो वो नेगेटिव है अगर सारे के सारे तो बोलूंगा कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अनबाउंडेड इन्फिनिटी तक जा रहा है वैल्यूज। और नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये केस कब बनेगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, अगर मेरा बेसिक वेरिएबल्स में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा रह जाए, आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में रह जाए, ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन तो अचीव हो जाए, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल, अब आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है ये हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, हमने पढ़ा सिर्फ डिसीजन वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है वो बताता हूं मैं, ठीक है, अभी उस स्टेप पे जाएंगे। तो अभी ये मान लो बस, अगर मेरा बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम था जो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाए और ऑप्टिमलिटी कंडीशन अचीव हो जाए, ये लेस देन इक्वल टू जीरो बन जाए, तब मेरा नो फिजिबल सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरा बेसिक वेरिएबल में फाइनल सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला बताता हूं क्या होता है केस। और आर्टिफिशियल वेरिएबल तब यूज होगा जब मेरा
बिग एम या सिंप्लेक्स टू फेज मेथड लगा रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। ये देखते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है। 10 मिनट और हैं भाई, अगली क्लास चलो कर लेते हैं। कल भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, टू फेज रह जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक क्या कह रही है, अगर मेरा कांस्टेंट ऐसा हो जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसको आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करूंगा उस केस में। दो मेथड है उस केस में, एक बिग एम मेथड है, एक टू फेज मेथड है, कोई भी लगा सकते हो। बिग एम मेथड क्या कहता है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में इधर मुझे एक सरप्लस वेरिएबल घटाना पड़ेगा पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वलिटी बनाने के लिए। ठीक है भाई, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो, तब मुझे इक्वलिटी बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी है वो, कुछ घटाना पड़ेगा। S1 जो कि पॉजिटिव होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस वाली चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि माइनस वाले जब कोफिशिएंट मैं टेबल में डाल लूंगा, सिंप्लेक्स टेबल में, तो वहां पे -1 दिखेगा, इसका कोफिशिएंट हो गया -1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में दिक्कत करेगा। तो उस केस में यहाँ पे एक और वेरिएबल डाल देते हैं, ओनली इन द केस इफ देयर इज सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल वाले में, जैसे ये सरप्लस वेरिएबल था, उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी डाल दूंगा, और उसकी कॉस्ट, ठीक है, जैसे क्या लिखते थे हम पहले, जेड को लिखता था मैं, जेड जो कि मेरा गिवन था C1 X1 C2 X2 कुछ था, उसमें 0 टाइम्स स्लैक वेरिएबल, 0 टाइम्स सरप्लस वेरिएबल, ऐसे करता था। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल जो ऐड किया है, उसका मैं -m टाइम्स आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो ए वेरिएबल आर्टिफिशियल से डिनोट कर देते हैं ए वेरिएबल, तो उसको मैं कॉस्ट -m दूंगा। और क्योंकि प्रॉब्लम मेरी मैक्सिमाइजेशन की है, और ये अज्यूम करूंगा कि m इज वेरी वेरी बिग क्वांटिटी, बहुत बड़ा नंबर है m। अगर a की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो -m(a) इसको मैक्सिमम नहीं होने देगा, उसको बहुत ही छोटा वैल्यू पे ले जाएगा। तो मेरा मेथड ऑटोमेटिकली ये ट्राई करेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट में -m है, दिस इज वेरी बिग नंबर, इस a को सबसे पहले ट्राई करेगा कि a वाला वैल्यू तो 0 बने पहले, S1 S2 को बाद में देखूंगा मैं। सबसे ज्यादा जोर लगा देगा ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को 0 बनाने में। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे +a कर दूंगा मैं, +a, तो जिससे कि ये मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, मैं इनिशियली बेसिक वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर पाऊं उसके लिए। ठीक है भाई, एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्या करना है। अगर मेरा कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू का है, एक भी कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, सब में सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा जो कि माइनस के साथ आएगा, और सब में एक एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होता जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा, स्लैक और सरप्लस का कोफिशिएंट तो 0 रखेंगे, 0 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का कोफिशिएंट -m रखूंगा, -m। और फिर मैं इनिशियल टेबल बनानी शुरू करूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, दैट मैक्सिमाइज दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू, इधर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, अगले में एक ग्रेटर देन इक्वल टू का आ गया, X1 + X2 ग्रेटर देन 21, तो लेस देन वाले में तो स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा। ये X3 को बोल दिया दिस इज स्लैक वेरिएबल X3। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, आप S1 S2 यूज कर सकते हो, X3 X4 X5 यूज कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज स्लैक वेरिएबल, और इसका कोफिशिएंट को मैंने 0 लेना है इन माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसे ही अगले में इस कांस्टेंट में X1 + X2 वाले में एक वेरिएबल घटेगा, जो माइनस होगा उसका भी कोफिशिएंट 0 लूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ये मेरा क्योंकि माइनस हुआ है तो दिस इज सरप्लस वेरिएबल, और उस केस में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और ऐड करूंगा जिसकी कॉस्ट में -m लूंगा बेस। तो ठीक है, तो साथ के साथ जैसे जैसे यहाँ वेरिएबल ऐड करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी वैसे ही चेंज होता रहेगा। तो अब बाकी टेबल सेम है, बाकी टेबल में टेबल क्या बनेगी, अब इसकी जितने वेरिएबल हैं वो सारे वेरिएबल लिख लो, X1 X2 X3 X4, X3 and X4 are slack variable, surplus variable, और दिस A is artificial variable। अब इनके कोफिशिएंट डालूंगा मैं, कोफिशिएंट है ये, अच्छा इसके ऊपर कॉस्ट लिखी, दिस इज 4200 -m, ये 4200 -m। यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आता है, इसमें कोफिशिएंट आते हैं 3 1 1 0 0, 3 1 1 0 0, अगले में आ गया 1
1 1 और x3 इधर नहीं है 0, x4 का -1 है, एक्स ए का, क्योंकि ए इधर ए ही लिख रखा है, इसको एक्स ए कर देता हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, क्योंकि इक्वेशन 2 है मेरी, कांस्टेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 2 हैं, तो 2 ही मेरे बेसिक वेरिएबल रहेंगे। बेसिक वेरिएबल में वो लूंगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते होंगे, ये वाला वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना रहा -1 की वजह से। आइडेंटिटी बनेगा इस 10 x3 वाले से जो कि 10 है, और xa से जो कि 01 है, इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो x3 और xa को बेसिक वेरिएबल लेके चलूंगा मैं पहले, x3 और xa को, दीज आर द बेसिक वेरिएबल्स। और इनकी जो कॉस्ट है 0 एंड -m, ये यहाँ आ गई 0 एंड -m। जो राइट हैंड साइड है 27 और 21, ये क्वांटिटी में आ गया 27 और 21 यहाँ पे। अब ये अपना काम हो गया पूरा, पहले इनिशियल टेबल ये बन गई, ठीक है। इसके बाद से सारा सिंप्लेक्स वाला ही काम है कि भैया वो जेड जे कैलकुलेट करो, फिर CJ - ZJ कैलकुलेट करो, वो सब करना है। इस XCB का इनके साथ प्रोडक्ट कर करके इधर डाल दूंगा, 4 - दिस 2 - दिस, ये सब करूंगा। और ये m की वजह से क्या होगा, ये 4 + m 2 + m -m 0, और ये आ गया। लेकिन हमें पता है कि m इज वेरी वेरी बिग, तो 4 + m इज आल्सो पॉजिटिव, 2 + m इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव m+4 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव, इसको इनकमिंग वेरिएबल ले लेंगे और आगे चलते रहेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिट कर जाए, ठीक है, जिस भी स्टेप पे आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिट कर जाए, उसकी कैलकुलेशन को वहीं छोड़ देना है। कैलकुलेशन को उसको दोबारा से इनपुट वेरिएबल कभी ना बने, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे इस केस में ये यहाँ पे एग्जिट वाला वेरिएबल ये बन गया आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। इस केस में ये मिनिमम आ गया था मेरा 18, और ये वाला वेरिएबल जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था, दिस इज एग्जिट वेरिएबल। तो इससे आगे की इस कैलकुलेशन आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए नहीं करनी, इसको यहीं छोड़ देना है। इसको कभी भी अब कैलकुलेशन ही नहीं करनी कि ये माइनस आ जाए, लार्जेस्ट पॉजिटिव आ जाए, उसको इनपुट दे दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे ही बाहर हो गया, उसको छोड़ दो कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन। बाकी सिंप्लेक्स मेथड चलने दो बाकी पूरे पे, जब तक ये सारे नेगेटिव ना आ जाए, डेल्टा जे। तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आ जाएगी, जैसे ही डेल्टा जे सारे नेगेटिव आ जाएंगे तो << 0 आ जाएंगे। फिर वहां पे अल्टरनेट सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस था हमने। अगर ये जैसे नो सॉल्यूशन क्या था, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरा बेसिक वेरिएबल्स में रह जाए, जैसे इसी स्टेप पे आर्टिफिशियल वेरिएबल है बेसिक में, और ये सारे नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे << आ जाते हैं 0, तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन तो मिल गई। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल में है, तब मैं लिख देता नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। और कभी इनकमिंग वेरिएबल में ये और ये दोनों नेगेटिव, जैसे ये दिस इज द इनकमिंग वेरिएबल, और ये दोनों नेगेटिव आ जाते, तब लिखता कि मैं मिनिमम रेशियो नहीं मिलेगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अपना ये बिग एम मेथड भी कंप्लीट हो गया है। इसमें बस सिंप्लेक्स से यही डिफरेंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला अगर एक भी कांस्टेंट होगा तो बिग एम मेथड लगेगा। जो सरप्लस वेरिएबल उस कांस्टेंट में ऐड होगा जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड, एक और वेरिएबल ऐड होगा जिसको आर्टिफिशियल बोलूंगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी कॉस्ट -m लूंगा, बहुत बड़ी -m लूंगा, और फिर सिंप्लेक्स मेथड लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, जितने कॉन्स्टेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू है उतने ही माइनस के सरप्लस वेरिएबल आएंगे, और उतने ही आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते जाएंगे। ये लंबी लिस्ट बनती जाएगी इधर, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक को m1 कॉस्ट दे दो, दूसरे को m2 दे दो, या फिर m ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों को m कॉस्ट दे दो ऊपर, -mxa -mx, दूसरा अगला जो भी नाम देना है xb, ठीक है। ये एक्स ए एक्स बी कभी वाई लिख देगा, उससे कंफ्यूजन नहीं होना आपको, वेरिएबल्स का नाम लिख रखा है बस, ठीक है। तो जितने इक्वल टू का है, तो हमने ये कल कल वाले क्लास में किया था, सारे कॉन्स्टेंट्स को लेस देन इक्वल टू कैसे कन्वर्ट करूं। उसी क्वेश्चन उस कांस्टेंट को दो कांस्टेंट बना दूंगा, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का।
ठीक है, अगर इक्वलिटी का कांस्टेंट है तो उससे दो कांस्टेंट बनाए जा सकते हैं, एक लेस देन का और एक ग्रेटर देन का, और फिर फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ, दो दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है पैरेलली, जो जितना मुझे समझ में आया है। एक ने तो पूछा है कि ये जो बिग एम मेथड में बेसिक वेरिएबल जो डिसाइड करता हूं मैं, ये x1 x2 स्लैक वेरिएबल्स नहीं होंगे, या पहले वेरिएबल x1 x2 नहीं होंगे इनिशियल टेबल में। इनिशियल टेबल में वो लेना है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होंगे, और वो मुझे पक्का पता है जिसका कोफिशिएंट प्लस का 1 रहा होगा वही बनाएगा, -1 वाला नहीं बनाएगा। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा वो और स्लैक वेरिएबल होंगे वो वाले वेरिएबल बेसिक वेरिएबल बनेंगे। जो स्लैक होंगे और जो आर्टिफिशियल होंगे वो वाले वेरिएबल इनिशियल टेबल में बेसिक बनेंगे। दूसरे ने एक और पूछा था कि इसको स्टॉप कब करना है, इसमें भी यही देखना है। बाकी के रूल सारे सिंप्लेक्स के ही हैं, बाकी सारे रूल सिंप्लेक्स के हैं। मिनिमम रेशियो बनाना, पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, उसको 1 रखना, बाकी को 0 करना, ठीक है, वो सब स्टेप, इनकमिंग आउटगोइंग वेरिएबल सब आइडेंटिफाई करना, सारा सिंप्लेक्स मेथड का ही रहेगा। ओनली डिफरेंस इज जो माइनस की वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी थी इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया, उसकी कॉस्ट को -m रखना है। जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिट कर जाएगा उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, बाकी ये सिंप्लेक्स मेथड ही है। ठीक है भाई, एक और रह गया टू फेज मेथड, इसको कल करेंगे। अपना टाइम पूरा हो गया, 7 बज गए।